हेलो एवरीवन। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं आज पहले चैप्टर या कह लो बॉटनी का मैं जो पार्ट पढ़ाऊंगा उसका पहला टॉपिक आज सेल साइकिल और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के साथ बिल्कुल कंप्रेस करके बेसिक से पढ़ेंगे और कोशिश करूंगा। पहले तो क्या है, पहले लिखेंगे नहीं, पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ, उसके बाद जो है मेन टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेल साइकिल को पढ़ने के लिए, सेल डिवीजन को पढ़ने के लिए हमें एक सेल को जानना पड़ेगा कि सेल क्या है। तो सेल क्या होता है? सेल अगर मैं एक सपोज करूँगा, तुम एक चीज़ सपोज कर लो कि मान लो एक चेम्बर है, अकॉर्डिंग टू मी इट्स एन कंपार्टमेंट। उस कंपार्टमेंट के अंदर कई सारी रिएक्शंस हो रही हैं और उसमें वाटर भरा हुआ है। तो जो रिएक्शन है और वाटर के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। और जो बाउंड्री बनी है वो लिपिड बाइलेयर की बनी है, यानी लिपिड की बनी हुई बाउंड्री है। और लिपिड का जो अरेंजमेंट होगा वो उस अरेंजमेंट से अनजान नहीं हो गया आप लोग। बेसिकली हम समझ सकते हैं कि अभी नीट को जैसे 2-3 महीने ही बचे हुए हैं, जनवरी चल रहा है, जनवरी खत्म हो गया, फरवरी आ गया, तो मार्च अप्रैल 2 महीने या 3 महीने, पूरे फरवरी, पूरा मार्च और पूरा अप्रैल आपके पास है, 3 महीने हैं। तो आपको पता होगा कि बेसिकली सेल क्या लिपिड की बनी होती है। लेकिन एक बार अरेंजमेंट बता देता हूँ कि इस तरह का कुछ अरेंजमेंट होता है। ठीक है, ये अरेंजमेंट होता है, ये अरेंजमेंट होता है, ये अरेंजमेंट होता है, ये अरेंजमेंट। ठीक है, अब ये जो लिपिड में ये जो हेड है, इसकी जो हेड होती है, यहाँ पे फॉस्फेट होता है। एक चीज़ एक्स्ट्रा जान लो, यहाँ पे फॉस्फेट होता है लिपिड के साथ। ठीक है, फॉस्फेट जुड़ा हुआ होता है, फॉस्फेट, फॉस्फेट। ठीक है, ये चीज़ जानते रहो। और अब तो सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, जो भी ज़रूरतें सेल की हो रही है, जो भी न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, या जो भी प्रोसेसेस अंदर हो रहे हैं, उन सबको कंट्रोल करने के लिए उसको कंट्रोल करने के लिए जो यूनिट है, जो कंट्रोलिंग यूनिट है, जो कह लो जो उसमें सब कुछ देख रहा है, जिसमें पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है, वो बुक है, वो डीएनए है। तो डीएनए क्या करता है? डीएनए में सब कुछ लिखा होता है। डीएनए जो है वही सारी प्रोटीन्स बनाता है। ये कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, टर्मिनोलॉजीज कह लो इसको, जो कि आगे थोड़ी बहुत काम आएगी। ठीक है, टर्मिनोलॉजी क्या होता है? डीएनए से जब भी कुछ एंजाइम या कुछ भी चीज़ें होनी पड़ती है तो एंजाइम या प्रोटीन बनती है, एंजाइम या प्रोटीन बनती है, या कुछ अलग अलग ऑर्गेनेलीज बनती है। तो सबकी जो है फंक्शनिंग होती है, उसके लिए प्रोटीन बनती है। तो उसके लिए वो डीएनए क्या होता है? डीएनए की जो है डीएनए बनता है, डीएनए बनता है आरएनए में। ठीक है, और आरएनए फिर एक्सप्रेस करती है प्रोटीन में, ठीक है। और इस जो डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक। और सॉरी, उल्टा हो गया। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, ये कुछ बेसिक है। अब आ जाते हैं सेल के ऊपर। तो सेल कितने टाइप के होता है? सेल होते हैं प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स, दो टाइप के सेल होते हैं। प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है? प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए होता है, वो एक ही कंपार्टमेंट में रहता है। एक ही कंपार्टमेंट मतलब कहने का मतलब कि साइटोप्लाज्म में ही रहता है। कैसा होता है? तो सर्कुलर होता है। ठीक है, सर्कुलर डीएनए होता है इनका, और सर्कुलर होता है। वहीं यूकैरियोट्स का जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और फोल्डेड फॉर्म में होता है और सर्कुलर नहीं होता। हम यूकैरियोट्स का डीएनए लीनियर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, सर्कुलर नहीं होता। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इसको जो टर्म देते हैं प्रोकैरियोटिक डीएनए को जो टर्म देते हैं न्यूक्लियोइड। और वैसे तो इनमें क्रोमोसोम या क्रोमैटिन कुछ बनता है नहीं, लेकिन फिर भी आगे चल के कंसीडर इसको करते हैं, न्यूक्लियोइड को ही हम पूरा एक क्रोमोसोम मान लेते हैं एक तरीके से। ठीक है, और अब हमें सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो कंपेयर करना है कि सेल साइकिल प्रोकैरियोट्स में क्यों नहीं दिखती है और यूकैरियोट्स में क्यों दिखती है। ठीक है, तो ये सब कुछ टर्मिनोलॉजीज बता दी आपको, ये तुम सबको कुछ टर्मिनोलॉजी बता दी यार, देख लेना, है ना। इसका आगे थोड़ा सा यूज है जरूर। ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ, देख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना हो तो ले लो। ठीक है,
हम्म। तो अब जो है बेसिक्स ऑफ सेल साइकिल और सेल डिवीजन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो, जो भी लिविंग बैक्टीरियाज है, लिविंग सेल्स है हमारे अराउंड, जितने भी आप देख रहे हो, उन सबको कंटिन्यूसली डिवीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। डिवीजन की जरूरत क्यों पड़ती है? अपना नंबर बढ़ाना होता है, अपना नंबर बढ़ा के खुद को डिवाइड करना होता है। तो हर सेल जो भी सराउंडिंग में है वो डिवाइड करेगी। अब इसमें भी दो टाइप की सेल आ जाती है, एक यूनिसेलुलर सेल और एक मल्टीसेलुलर सेल। यूनिसेलुलर में जो डिवीजन होता है, सेल का डिवीजन होता है, वो ग्रोथ भी हो सकती है और रिप्रोडक्शन, दोनों साथ हो सकता है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों साथ में ही हो सकता है, इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना, ठीक है। दोनों ही साथ साथ होता है। वहीं मल्टी सेलुलर की सेल्स की बात करें तो मल्टी सेलुलर सेल जो होती है वो उनमें ग्रोथ तो होती ही है, साथ के साथ रिप्रोडक्शन के लिए अलग से सेल डिवाइड करती है, ग्रोथ के लिए अलग सेल डिवाइड करे, रिपेयर के लिए सेल डिवाइड करती है। कि जैसे मान लो हमें हमारा अगर कोई भी सेल डैमेज हो जाता है या कोई भी स्किन डैमेज हो जाती है, तो वहाँ पे सेल डिवीजन करके वहाँ पे नई स्किन कुछ ही दिनों में मिल जाती है। या कुछ अगर आप देखो कि माउथ के अंदर कभी कभार कट्स लग जाते हैं, तो वो कट्स कैसे कुछ दिनों में सबसे तेज हील करते हैं, क्योंकि वहाँ की सेल बहुत तेजी से डिवाइड करती है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को हम थोड़ा सा लिखेंगे, थोड़ा सा इस चीज़ को लिखेंगे कि ऑल लिविंग सेल स्टार्ट लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल, है ना, सब सिंगल सेल से लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल। अब तो क्या होगा, सिंगल सेल लेकिन डिवाइड तो करेगी, नंबर तो बढ़ाना ही है अपना। तो मैं कहूँगा, जैसे मान लो सिंगल सेल है, एक सेल है, कोई भी सेल ले लो, मान लो ये जाइगोट है, ठीक है, जाइगोट है, मान लेते हैं जाइगोट है। अब इसमें सेल डिवीजन होगा, है ना, दो सेल बन जाएगी, एक से दो बन जाएगी, फिर ऐसे ही दो से चार बन जाएगी। ठीक से बना ले भाई, ठीक से बना ले, देख ले ठीक से, है ना, दो से चार, ठीक। इसी तरह से हर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन हमें देखने को मिलेगा। इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन कैन बी नहीं, शुड अपीयर, या कह सकते हो ऑल ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन अकर्स, ठीक है। इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स सेल डिवीजन अकर्स, ठीक है। यूनिसेलुलर में और मल्टी सेलुलर में इसका रोल अलग अलग हुआ है। यूनिसेलुलर में अलग अलग, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ अलग नहीं, हाँ मल्टी सेलुलर में कुछ चीज़ें जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। जैसे कि यूनिसेलुलर में अगर बात करें तो जो यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर सेल होते हैं, जो यूनिसेलुलर सेल होते हैं वो, उसमें हमने बताया आपको कि सेल डिवीजन जो है वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक साथ होती है, ठीक है। हाँ, इसको लिख लेते हैं कि सेल डिवीजन क्या है, इज ओनली ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, इतना पार्ट है बस। वहीं अगर मल्टी सेलुलर में कहें तो मल्टी सेलुलर में हमने अभी बताया आपको, उसको लिख लो, मल्टी सेलुलर में जो सेल डिवीजन है वो ग्रोथ के लिए भी है, ग्रोथ के लिए अलग है, ठीक है, रिपेयर के लिए है, और रिप्रोडक्शन के लिए है। यूनिसेलुलर में क्या होता है, देखो सेल बड़ी होती है, बड़ी होकर डिवाइड हो जाती है सेम टाइम पे, ठीक है। सेल का ग्रोथ का करना क्या, सेल मतलब एक सिंगल सेल है, वो साइज में बड़ी होगी। सेल साइज में तभी बड़ी होती है जब उसको डिवाइड करना होता है, वरना क्योंकि सेम साइज चाहिए हमें। अगर एक मान लो एक सेल है, वो आगे चल के ऐसे डिवाइड करते जा रहे हैं, उसका साइज नहीं बढ़ रहा, तो कंटिन्यूसली
साइज छोटा होता जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, और इसको नोट करना हो तो इसको नोट कर लो, 2 मिनट दे रहा हूँ नोट। नोट कर लिया? कर देते हैं। अब जो है सेल डिवीजन को अलग अलग प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में देखते हैं। तो यहाँ जो है मेन टॉपिक डालेंगे, मेन डालना, सेल डिवीजन, फिर सेल डिवीजन इन प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है, नहीं होती मतलब बहुत सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। क्या नहीं देखने को मिलता? सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको जो तुम लोग को मैंने पहले भी बता चुका था, वो है कि इसमें क्रोमोसोम नहीं बनते हैं। तो कुछ चीज़ें जो बता दें आपको कि नो क्रोमोसोम, नो क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम नहीं बनता, क्रोमोसोम नहीं बनता। और दूसरी चीज़ क्या, अगर क्रोमोसोम नहीं बन रहा है तो स्पिंडल फॉर्मेशन भी नहीं होगा, स्पिंडल भी नहीं बनेंगे, स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगा, इन स्पिंडल फॉर्मेशन नॉट अकर, नॉट अकर। ठीक है, और एक चीज़ नहीं होगी जो कि आगे बताएंगे आपको, माइटोसिस नहीं होगा। ठीक है बेटा, माइटोसिस नहीं। ये 3 चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। अब अगर सर ये 3 चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी अगर मेजर, तो सेल डिवीजन होगा कैसे इसमें, बता रहा हूँ, रुक जा धीरे। ठीक है, देख ध्यान से देखियो, इधर देखियो बोर्ड पे। ये एक सेल है, ठीक है, प्रोकैरियोट सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये इसकी सेल वॉल है। ठीक, इसके अंदर इसका जो है वो डीएनए है। अब सेल डिवाइड, तो सेल डिवाइड करने से पहले इसका डीएनए डबल होगा। ठीक है, डीएनए डबल होगा। ठीक है, अब देखना डीएनए डबल होगा तो कुछ इस तरह से जो है एरिया, इस तरह से कुछ बनेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा कि पहले डीएनए डबल हो गया। अब जो है जब डीएनए डबल हो गया तो सेल डिवीजन की तरफ आगे बढ़ेगा। डिवीजन की तरफ कैसे आगे बढ़ेगा देखना, ये सेल जो है धीरे धीरे इसका डिवाइड होगा, धीरे धीरे सेल डिवाइड होगा, सेल डिवीजन स्टार्ट हो, डिवाइड डिवीजन होगा। और फाइनली दोनों सेल, 2 सेल अलग अलग बन जाएंगे। धीरे क्या हो गया, क्या कर रहे हो सर, लिख नहीं पा रहे हो क्या? लिख रहा हूँ बेटा, ऐसे ही कुछ हाथ है मेरे, हाथ ही ऐसी, राइटिंग ऐसी, क्या करेगा, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट तो आएगा ही। ठीक है, ये सेल डिवाइड करेगी। ठीक, अब इस पूरे प्रोसेस को, ये जो सेल डिवीजन का एक छोटा सा प्रोसेस देखा, इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे प्रोसेस। प्रोसेस जो होगा इसको इस तरह से लिखा, सेल डिवीजन इन बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया ही तो होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में मेजॉरिटी क्या होती है, मेजॉरिटी बैक्टीरिया होती है। एनसीईआरटी में लिखा सोल मेंबर आर बैक्टीरियाज। तो सेल डिवीजन, सेल डिवीजन इन बैक्टीरिया, सेल डिवीजन इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन, इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। ठीक, इतना ये है। तो ये तो प्रोकैरियोट्स का पूरा प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब यूकैरियोट्स का पढ़ेंगे। एक चीज़ और जान लो, एक चीज़ और बता देता हूँ, इसको साइड में लिख लो कि प्रोकैरियोट्स में जब मान लो एक सेल से 2 सेल बनी, 2 से 4 सेल बनी, तो ये जो एक सेल से 2 सेल के बीच का जो टाइम लग रहा है ना, इसको बोलते हैं जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम
क्या बोलते हैं इसको, जनरेशन टाइम। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लो। और ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है दे दी, क्योंकि होता क्या है ना, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे या क्वेश्चन नहीं भी आता तो आप प्रैक्टिस करोगे या टेस्ट सीरीज वगैरह में मिल जाता है कि अगर फ्लास्क में हाफ बैक्टीरिया कुछ है ना इतने मिनट में हुआ, तो अगले जार भरने में कितने टाइम लगेगा, या एक बैक्टीरिया डबल हो रहा है, एक ऐसे आएगा कि बेसिकली ऐसे आएगा कि एक बैक्टीरिया का डबल हो रहा है तो इतने सेकंड में डबल हो रहा है, तो अगर हाफ जार भर चुका है इतने टाइम में तो फुल जार भरने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो ऐसे करके, या 1/4 भर चुका है तो फुल भरने में, तो ऐसा टाइम कुछ इस टाइप के क्वेश्चन में आता है। इस टाइप का तो जनरेशन टाइम बोलते हैं वैसे। और उस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं कि जैसे एक सेल, तो वो उस तरह से लगा सकते हो 1 से 2, 2 से 4 इतने टाइम में बनता है। ठीक है, नोट कर लो इसे या स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चल अब यूकैरियोट्स में पढ़ना है। ठीक, अब पढ़ेंगे सेल डिवीजन इन यूकैरियोटिक सेल। सेल डिवीजन इन यूकैरियोट्स। तो अब देख लेना, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अब चीज़ें आएंगी धीरे धीरे। देखो सेल डिवीजन जो है यूकैरियोटिक सेल्स में, सेल डिवीजन एक कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस के एक कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस होता है। ठीक है, बेसिकली, और इनमें कई सारे इवेंट्स होते हैं और उन इवेंट्स को हम फेजेस बोलते हैं। ठीक है, उन इवेंट्स को हम फेजेस बोलते हैं। इसमें जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ग्रोथ होती है सेल की। ग्रोथ के बाद फिर डीएनए रेप्लिकेट करता है। डीएनए रेप्लिकेट करने का मतलब डीएनए 2 पार्ट में डिवाइड करता है, यानी डीएनए डबल हो जाता है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेट करता है। जब डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है तो फिर से क्रोमोसोम आते हैं। डिवीजन के टाइम में क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम का मतलब डीएनए कंडेंस हो जाता है, और डीएनए केवल डिवीजन के ही टाइम में एक सेल के अंदर कंडेंस होता है। इसको कहीं लिख लेना पॉइंट को। ठीक है, क्रोमोसोम बनता है, फिर सेल डिवाइड करता है, तब जाके पूरा एक साइकिल कंप्लीट होती है। तो इस चीज़ को अगर बेसिक में लिखें हम, तो एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बन जाएगा कि यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, उसमें जो है सेल डिवीजन, उसमें सेल डिवीजन एक कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है। कैसा है, एक कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस। ठीक, ठीक है सर, कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें इवेंट्स हैं। कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है अगर, तो इसमें इवेंट्स होंगे, इवेंट्स। उन इवेंट्स को हम फेजेस में पढ़ेंगे, फेजेस में पढ़ेंगे। और उन फेजेस में जो सबसे पहले क्या होगा, सेल की ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी, फिर डीएनए रेप्लिकेट करेगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा। डीएनए रेप्लिकेट करने के बाद क्रोमोसोम बनेंगे, क्रोमोसोम बनेंगे। इसको क्या लिखोगे, क्रोमोसोम अपीयर, क्रोमोसोम अपीयर होगा। और फिर उसके बाद सेल डिवाइड होगा, फिर उसके बाद सेल डिवाइड होगा। अब पूरे चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है, इन चीज़ों को। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, सेल साइकिल, सेल के बेसिक सेल के बारे में कि डिवीजन क्या होता है और क्रोमोसोम, डीएनए वगैरह। ठीक है, अब यहाँ से डालते हैं हेडिंग सेल साइकिल। सेल साइकिल को डिफाइन करते हुए चलते हैं। इन सारे इवेंट्स के बाद जो हम देखेंगे कि सेल साइकिल क्या होता है, तो हमने जाना कि इट इज़ अ कोऑर्डिनेटेड इवेंट, it is a coordinated event in which cell growth, replication of DNA and division into daughter cell occurs. ठीक है, it is a coordinated process, coordinated process in which क्या होता है, ग्रोथ होती है, ग्रोथ, और दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन एंड फिर सेल डिवाइड। सेल डिवाइड, ठीक।
अब देख, मान लो, देखना इसको कैसे, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। ये सेल है, ठीक है, यहाँ इसका डीएनए है, डीएनए, ठीक। अब डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक। न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म में भी कुछ चेंजेस आएंगे। साइटोप्लाज्म में यहाँ पे भी प्रोटीन वगैरह है, बनेंगी, ठीक है, वो सब भी होगा। फिर डीएनए रेप्लिकेशन होगा, फिर क्रोमोसोम आएंगे, क्रोमोसोम आएंगे, और फिर सेल जो है डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएंगे। नोट कर लो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, रब करें। कुछ एक क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन करा देता हूँ, बेसिक सा देख लेना, हो जाए उसको देख लेना बनता है कि नहीं, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन ई कोलाई, डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन ई कोलाई इज पहला G1 फेज, दूसरा G2 फेज, तीसरा प्रायर टू रेप्लिकेशन, प्रायर टू बाइनरी फिजन, बाइनरी टू या प्रायर टू फिजन भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्रायर टू फिजन। चौथा लिख सकते हो एम फेज, ठीक है, ऑप्शन ले लो, ये ऑप्शन ले लो। देखो ई कोलाई क्या है, ई कोलाई बैक्टीरिया है, क्या है, प्रोकैरियोट है, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, फिजन होता है, ठीक है, तो ऑप्शन 3 हो गया। देख लो इसे, आगे चलते हैं, ठीक, आगे चलते हैं। ठीक, अब हेडिंग डाल दो फेजेस ऑफ सेल साइकिल। फेजेस ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। अब देखो कई सारे जो हमने अभी तक क्या देखा कि सीखा क्या अब तक, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो सीखा क्या अब तक बेटा तुमने कि सेल साइकिल में क्या होता है, चेंजेस होते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में, और उन्हीं चेंजेस को हम फेजेस के फॉर्म में पढ़ते हैं। मतलब कि ये फेजेस पहले से नहीं तय है, चेंजेस तो कंटिन्यूअसली हो रहे हैं और एक वे में हो रहे हैं। मतलब कि ऐसा नहीं कुछ आगे पीछे हो रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एक सिस्टमैटिक वे में हो रहे हैं, और उन्हीं वेज को हमने फेजेस के फॉर्म में पढ़ा है और उन्हीं फेजेस को डिटेल में लिखा है, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। सेल साइकिल में बेसिकली 2 फेजेस होते हैं, एक होता है एम फेज और एक होता है इंटरफेज। इंटरफेज में साइटोप्लाज्म में कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलते। हाँ, कुछ प्रोटीन्स चेंज होते हैं, कुछ एंजाइम वगैरह बनते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं जिससे कि सेल डिवाइड करके डिवीजन फेज में जा सके और डिवाइड कर सके, और वो डिवीजन फेज जिसमें वो जाएगा वो होगा एम फेज। उस एम फेज में वो डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे 2 फेजेस हमें देखने को मिल जाते हैं, एक एम फेज और एक इंटरफेज, ठीक है। एम फेज में क्या कर रहा है, सेल एक्चुअली में डिवाइड हो रहा है, यानी एक्चुअल डिवीजन टेक प्लेस हो रहा है, जहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो बन रहे हैं, क्रोमोसोम हमें दिख रहे हैं। और जो इंटरफेज है वो एक प्रिपरेटरी फेज है। प्रिपरेटरी फेज का मतलब जहाँ प्रिपरेशन होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे कहूँ, तुम यार साल भर तुम तैयारी कर रहे हो, लेकिन मेन एग्जाम 1 दिन का होता है, मेन एग्जाम केवल 3 घंटे का होता है,
ठीक है, बाकी उसके लिए प्रिपरेशन तो पूरे साल कर रहे हो। वैसे ही हम कह रहे हैं कि यार मोस्ट ऑफ द टाइम सेल प्रिपेयर कर रहा होता है डिवाइड के लिए, डिवीजन के लिए, लेकिन वो डिवाइड एक्चुअल में क्या कर रहा है, एक्चुअल में कुछ ही टाइम वो पीरियड है जिसमें वो एक्चुअल डिवीजन शो कर रहा है, वही है। देखो उसको लिखो, लिखते हैं इसको। तो यहाँ पे फेजेस ऑफ सेल साइकिल में दो, अभी जो मैंने बोला सबसे पहले, इवेंट ऑफ चेंज इन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज नोन एज फेजेस, ठीक है। इवेंट्स ऑफ चेंज इन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस is called phases, या कह सकते हो सेल साइकिल या फेजेस ही लिख दो, फेजेस। सेल साइकिल तो पढ़ ही रहे हैं, फेजेस, ठीक है। अब सेल साइकिल के अंदर जो दो मेन इंपॉर्टेंट फेज है सेल साइकिल के अंदर, टू इंपॉर्टेंट फेजेस जो है उनके बारे में देखें। तो पहला क्या है, एम फेज, जहां पे एक्चुअली डिवीजन शो हो रहा है, क्या कह सकते हैं, एक्चुअली या लिख दो डिवीजन अकर्स, एक्चुअल डिवीजन अकर्स, ठीक है। कहाँ पे, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में। और एक जो है इंटरफेस फेज है, इंटरफेस, ठीक है। ये क्या है, बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, दो सक्सेसिव एम फेज के बीच में आएगा, ऑब्वियस सी बात है। बिटवीन, भाई दो सेल, मतलब सेल डिवाइड कर रही है, तो अगर मैं आगे ये चीज़ बताऊंगा आपको कि एम फेज G1 S G2, तो जो प्रिपरेटरी फेज है वो दो एम के ही बीच में, यानी सेल डिवाइड कर रही है तो दो एम फेज के बीच में ही जो पूरा टाइम पीरियड है उसको इंटरफेस, पूरी साइकिल है ना बेटा, पूरी साइकिल है, ठीक है। देखो, देख इसे, देख ध्यान से देख, आगे समझ में आएगा। बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, बोर्ड पे देखियो नजर साथ में, इधर उधर नहीं, ठीक है, इधर देख कायदे से। अब देखियो, इसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, क्या कह सकते हैं, नोन एज रेस्टिंग फेज, ठीक है। रेस्टिंग फेज यहाँ पे क्या होती है, सेल प्रिपेयर होता है, मतलब रेस्टिंग फेज का मतलब कोई ऐसी कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं जो कि बड़े चेंजेस जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। वैसा कुछ बड़ा चेंजेस नहीं हो रहा है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर। और क्या, सेल यहाँ पे प्रिपेयर करती है, हमने क्या कहा, सेल प्रिपेयर टू डिवाइड, ठीक, प्रिपेयर करती है डिवाइड के लिए। देख लो इसे। अब देखियो, यहाँ देखियो, एम फेज के भी आगे दो फेज होते हैं। दो फेज क्या होते हैं, बेसिकली दो फेज नहीं होते, दो हमारे पास सेल में क्या है, सेल में अपने पास न्यूक्लियस भी है और साइटोप्लाज्म भी है, तो दो फेजेस नहीं, यहाँ दो फेजेस नहीं, यहाँ पे दो चीजें हैं, न्यूक्लियस भी डिवाइड कर रहा है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर रहा है। न्यूक्लियस के डिवीजन को हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, न्यूक्लियस भी डिवाइड करता है, न्यूक्लियस भी डिवाइड कर रहा है ना, और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर रहा है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो उसको क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस क्यों, कैरियर का मतलब न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसको देख लो, इसको लिख लो। लिख लिया, पॉज कर, मतलब सॉरी इसको अब रब करते हैं, इरेज करते हैं।
फिर से देख, अब देखियो, ठीक है, फिर से देख। मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था सेल साइकिल में मेनली दो इवेंट्स, ठीक है, क्या है, एम फेज और इंटरफेज, ठीक है। अब देखिए, अब इंटरफेज मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरफेस देता है प्रिपरेशन के लिए। कितना ले रहा है, 95%। एम फेज केवल 5% ऑफ द टाइम ले रहा है, लेकिन एक्चुअल डिवीजन यहीं पे हो रहा है, ठीक है। मेनली सेल डिवीजन इसमें होता है, न्यूक्लियस में साइटोप्लाज्म में चेंजेस आते हैं इसमें एम फेज में, ठीक है। अब कौन कौन से इंटरफेस के अंदर फेजेस देखने को मिलते हैं, या इंटरफेस में ऐसी क्या प्रिपरेशन होती है, उनको भी हमने फेजेस में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। जो भी प्रिपरेशन होती है उसको हमने फेजेस में डिवाइड कर रखा है। और इसमें क्या आता है, सबसे पहला G1 फेज, फिर S फेज, G1 फेज, S फेज, और G2 फेज, ठीक है। अब एक साइकिल यहां बना रहा हूं मैं, अब आगे आने वाले चैप्टर में ये साइकिल अक्सर देखने को मिलेगी, या कह सकते हो हर टाइम ये देखने को मिलेगी या बनाने के लिए मिलेगी, ठीक है। ये है एम फेज, एम के बाद आता है G1 फेज, G1 के बाद आता है सिंथेसिस फेज, और फिर G2 फेज। G1 फेज को हम लोग बोलते हैं गैप फेज। गैप फेज क्यों बोलते हैं सर, बता दिया हूं, क्योंकि ये जो है टाइम गैप बिटवीन सेल डिवीजन एंड स्टार्टिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, स्टार्टिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। ये हो गया। अब ये साइकिल मैंने क्या कहा कि एम फेज में सेल डिवाइड करेगी। तो यहाँ देखियो, यहाँ पे आके सेल डिवीजन पूरा हो रहा, मालूम सिंगल सेल लेके चले, यहाँ पे आके 2 सेल हो गई, ठीक है, यहाँ पे आके 2 सेल हो जाएगी, है ना, या हाँ, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल का डिवीजन कंप्लीट हुआ, और यहाँ पे इस पॉइंट से आगे जाने पे जो सेल के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक सेल लेके चले थे, पूरा होके 2 सेल हो गया, यहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो। तो इन दोनों के बीच के टाइम को क्या G1 गैप बोलेंगे, ये गैप हुआ ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल डिवाइड करने के लिए तैयार हो रही है, मतलब कि अगर आने वाले, ये देखो यहाँ पे एस फेज है, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट करेगा, तो डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए हमें कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। सेल क्या प्रिपेयर करेगा, कुछ एंजाइम्स प्रिपेयर करेगा और ऑर्गेनेलीज बनाएगा, सेल ग्रोथ होगी, सेल का साइज बढ़ेगा, उसमें कई सारे ऑर्गेनेलीज भी बनेंगे G1 फेज के अंदर ही, ठीक है। सिंथेसिस तो ये आगे पढ़ाऊंगा मैं डिटेल में भी, वैसे अभी भी से जान लो। और भी कई सारे प्रोसेस होंगे एंजाइम्स बनाने के, प्रोटीन्स और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सब यहीं पे होगा G1 फेज के अंदर। फिर एस फेज आएगा, तो वो गैप फेज हो गया, स्टार्टिंग देख लेना इसको कायदे से, ठीक है। फिर आता है एस फेज। एस फेज के अंदर से इसको सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, सिंथेसिस फेज, ठीक है। क्या होगा इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा, कहाँ पे, न्यूक्लियस में, इन न्यूक्लियस, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में भी कुछ होगा, सेंट्रियोल बनेगा, डबल हो जाएगा, एंड सेंट्रियोल, चिंता ना कर, सेंट्रियोल क्या है वो भी बता दूंगा आगे, प्रोटीन से बनता है ये भी, सेंट्रियोल डबल हो जाएगा, ठीक है, सेंट्रियोल डबल होगा, ठीक। और G2 फेज का गैप देखो, यहाँ पे एंडिंग हो रही किसकी, सेल से डीएनए रेप्लिकेशन, यहाँ डीएनए रेप्लिकेट हो चुका है यहाँ तक आते आते, और यहाँ से सेल डिवीजन स्टार्ट होगी, तो दोनों के बीच का टाइम क्या हो गया, G2 फेज। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये भी है गैप ही फेज है, गैप 2 फेज है, ठीक है, गैप 2 फेज। इसमें क्या होगा, टाइम गैप बिटवीन, इसको लिख सकते हो टाइम गैप बिटवीन डीएनए रेप्लिकेशन, या लिख सकते हो डीएनए गैप बिटवीन कंप्लीट डीएनए रेप्लिकेशन, कंप्लीट
डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। देख लो इसे लिख लो, फिर आगे बढ़ते। लिख लिया? तो अब तक हमने सेल साइकिल में क्या पढ़ा और आगे हमें और क्या पढ़ना है, इस चीज़ का एक ओवरव्यू बता देता हूँ। आगे इन्हीं जो चेंजेस हुए हैं ना, ये जो चेंजेस हुए हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, वो पढ़ना है, जो कि हमें गैप 1 गैप 2 में देखने को मिल जाएगा। और इनमें कितना टाइम लगा वो टाइम पढ़ना है, और डीएनए में कैसे चेंजेस आते हैं वो पढ़ने, वो देखने हैं। ठीक है, बेसिकली क्या है कि गैप 1 और गैप 2 में जो टाइम लगता है, इस पूरे सिनेरियो में हमें पता है 2 टाइप की। देखो, जो अब तक जो रिसर्च हुई ह्यूमन सेल के ऊपर, एक ईला नाम की लेडी थी, उसके ऊपर उसके जो कैंसरस सेल को निकाला गया और उसको जब कल्चर किया गया तो देखा गया कि 24 आवर में एक सेल डिवाइड करती है ह्यूमन सेल। तो वहीं से स्टार्ट जो है आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि ह्यूमन सेल जो है 24 आवर में डिवाइड करती है। उसका जो 95% टाइम है वो केवल प्रिपरेटरी फेज यानी G1 G2 इसमें चला जाता है, और जो बहुत थोड़ा सा टाइम है, केवल 5% का टाइम है जिसमें एक्चुअल डिवीजन जिसमें डीएनए में देखने को मिलता है वो एम फेज में दिख रहा है। ठीक है, और वही चीज़ हम लोग अभी पढ़ेंगे। हाँ, एक चीज़ और जान लेना, एक चीज़ नोट करके लिख लो कि ईस्ट के अंदर, ये जो है आपकी एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, ईस्ट के अंदर, इसलिए नोट में लिखा दे रहा हूँ, नोट, ठीक है, नोट में लिखा दे रहा हूँ कि ईस्ट के अंदर, ईस्ट में सेल डिवीजन अकर इन 90 मिनट। ठीक, अब देखियो, और यहाँ पे एक चीज़ जो बना ही देते हैं जो आगे चलेगी ही चलेगी, वो ये है, ये है। ठीक, सर एक जी से दुश्मनी है क्या? अरे नहीं भाई, ले बना दे रहा दूसरा ठीक से, ये देख, इससे ज़्यादा सुंदर ना होगा। तो टाइम की बात करते हैं। हमने कहा कि सेल जो है वो 24 आवर में डिवाइड कर रही है। ठीक है, सेल साइकिल 2 फेज, एम फेज और इंटरफेज। ह्यूमन सेल के अंदर, मैंने क्या बोला, ह्यूमन सेल के अंदर टोटल टाइम लग रहा है 24 आवर। ठीक, और ईस्ट सेल का वो लिख दिया और देख लिया उसको। तो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम कौन ले रहा है? मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ये फेजेस ले रहे हैं, G1 S G2 और M। ठीक है, अब इनमें भी सबसे ज़्यादा टाइम G1 ले रहा है, फिर उससे कम S फेज ले रहा है, फिर उससे कम G2 फेज ले रहा है, और सबसे कम टाइम M फेज लेता है। मतलब समझ लो 24 आवर में अप्रॉक्स अगर 24 आवर में अप्रॉक्स 8 से 12 घंटे यानी 8 to 12 आवर G1 फेज ले लेता है, 6 to 8 आवर्स S फेज ले लेता है, 6 to 8 आवर S फेज ले लेता है। ठीक है, और 3 आवर्स के आसपास ये ले लेता है G2 फेज, और M फेज को कितना मिलता है? केवल 1 घंटा। 1 घंटे में अपना काम कर देता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेसिकली G1 क्यों सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है? सबसे ज़्यादा टाइम G1 इसलिए ले रहा है क्योंकि बेटा यहाँ क्या है, सेल को डिवाइड करने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए और एंजाइम्स बनाने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए खाना भी तो चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भी तो चाहिए उसको। तो वो खाना कहाँ से ले रहा है? वो बाहर से ले रहा है। और खाना, और देखो इन्वायरमेंट में क्या, हर टाइम खाना फूड अवेलेबल हो ना हो, इसकी कोई जो है एक एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं करिए, कोई गारंटी नहीं है कि हर टाइम फूड अवेलेबल होना हो। तो इसीलिए टाइम वेरिएबल हो जाता है, 6 से 8 घंटे का टाइम वेरिएबल हो जाता है। इसका काफ़ी मेन रीज़न ये भी हो सकता है। अब एक चीज़ नोट करके लिख लो यहाँ पे, वो बता देता हूँ।
नोट करके लिख लो, यहाँ पे नोट करके, ठीक है, नोट करके लिख लो कि परमानेंट सेल में, परमानेंट सेल में, परमानेंट सेल में, ठीक है, परमानेंट सेल में, परमानेंट सेल में एम और एस फेज, एम एंड एस फेज नॉट अपीयर, या तुम एक काम करो, तुम इसको हिंदी वाली अंग्रेजी में लिख लो। नोट है वैसे, कुछ हो सकता है टेस्ट सीरीज, अच्छी टेस्ट सीरीज में आ जाए, अगर एल वगैरह की या कुछ और अच्छी टेस्ट सीरीज दोगे हो सकता है उसमें आ जाए, या है ना, वैसे पूछा नहीं जाएगा, जनरल नीट में नहीं पूछा जाता, लेकिन एक बता दे रहा हूँ कि इसमें एम और एस फेज नहीं होगा, परमानेंट सेल में नहीं होगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है परमानेंट सेल जीवन फेज में पाया जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम चांस है, मतलब कोई भी बोल दे यार परमानेंट सेल की सेल साइकिल में, ये बता दे कि परमानेंट सेल साइकिल में कोई भी, अगर मैं माइक्रोस्कोप से दिखाऊं, माइक्रोस्कोप से देखो तो वो किस फेज में होगा, तो बिना किसी डाउट के हम बोल सकते हैं कि ये जीवन फेज में होगा, क्योंकि जीवन फेज में मैक्सिमम ऑफ द चांस प्रेजेंट ही होगा, ठीक है। इसको लिख लो और डिलीट कर देते फिर, या रब कर देते हैं वही, ठीक। वैसे जीवन G2 फेज एक जगह और एब्सेंट होता है, जाइगोट से मोरुला तक की जो स्टेज होती है वहां पे जीवन और G2 होता है। पूरे बात सुन, क्या मैंने एक्स्ट्रा क्या बताया, 2 पॉइंट खाली एक्स्ट्रा बताया है ना, उसको फिर से इमेजिन करो, सुन 2 पॉइंट क्या है, मैंने पहले कहा कि परमानेंट सेल में एम फेज नहीं होता, परमानेंट सेल में एम फेज नहीं होता, मैक्सिमम ऑफ द चांस है कि जीवन फेज में होगा, क्योंकि जीवन फेज जो होता है वो सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है ना, जीवन फेज जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है, वो ये बेटा ये 6 से 8 घंटे ले रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम चांस क्या है कि वो कहाँ होगा, जीवन फेज में होगा। लेकिन समझ रहा है। और दूसरी तरफ अगर मैं जाइगोट या उसकी बात करूँ, जाइगोट या मोरुला की, जाइगोट से लेके मोरुला तक की, सॉरी जाइगोट से लेके मोरुला तक की बात करें, वहाँ पे उस प्रोसेस में, उस कंडीशन में जीवन और G2 फेज एब्सेंट होगा, ठीक है। परमानेंट सेल में एम फेज एब्सेंट है, और जाइगोट टू मोरुला की स्टेज में जीवन G2 एब्सेंट है, तो सीधा M से S बनेगा और S से M पे बनेगा, S से M आएगा, S से M आएगा, M से S आएगा, S से M से S। इसी के यही एक वैलिड रीजन है, कि जाइगोट से मोरुला तक की जो स्टेज होती है वहां सेल कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता, अंदर बनते हैं सेल, ठीक है। केवल न्यूक्लियस, ये सेल मतलब डिवाइड नहीं करता, 2 सेल 4 सेल ऐसे नहीं बनते, ठीक है। यही एक रीजन है। अब आगे देख ले, अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो है फेजेस ऑफ सेल साइकिल, ठीक है, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। देख इसको, फेजेस ऑफ, फिर से, ठीक है। ये हेडिंग जो है बहुत आम हेडिंग है, फेजेस ऑफ, पहले भी मैंने अगर लिखा हो तो ये बहुत है, इसी के अंडर बहुत सारी चीजें हम लोग समझा ले जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला फेज है जो, वो है जीवन फेज। सर जी से कोई दुश्मनी है क्या आपकी? नहीं बेटा, जी से दुश्मनी नहीं है, मेरी राइटिंग ही ऐसी है, जीवन फेज, ठीक जी। अब देख, जीवन फेज में सेल जब एंटर करता है एम फेज के होने के बाद, ठीक है, तो यहां लिखे पहला पॉइंट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एम फेज सेल एंटर इन जीवन फेज, ठीक है। जीवन फेज देखिए, इन जीवन फेज सेल ग्रोथ अकर्स, सेल ग्रोथ अकर्स, ठीक है। सेल ग्रोथ में क्या होगा, साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा, साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनेलीज बनेगी, सम ऑर्गेनेलीज बढ़ेंगे, इंक्रीज, ठीक है। अब ग्रोथ किस टाइप का होगा उसको डिफाइन करते हैं कि ग्रोथ होगा किस टाइप का। ग्रोथ तो हम बोल रहे हैं इतनी देर से, ग्रोथ का बताया ना मैं आपको क्या बनेगा, तो ग्रोथ किस टाइप का होगा, ग्रोथ होगा, एक होगा एंजाइम बनेंगे,
एंजाइम बनेगी, ठीक है। एंजाइम बनेंगे तो प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन बनेगी तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होगा। यानी डीएनए से आरएनए बनेगा, फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा, ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। और क्या होगा, और हाँ, जो एक पॉइंट मैंने कहा था कि ये जो ग्रोथ होगी वो न्यूट्रिएंट पे डिपेंड होगी, ठीक है। ग्रोथ डिपेंड्स ऑन न्यूट्रिएंट, ठीक है। ये सेल है, साइटोप्लाज्म इसका, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। ग्रोथ होगी, कायदे से बना ले भाई, कायदे से, ठीक है। अच्छे से बना देता हूँ, पेशेंस दे, पेशेंस, अच्छे से बना देता हूँ। ये देख, सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये इसमें डीएनए है, ठीक है। ग्रोथ हुई, ठीक है, ग्रोथ हुई, क्या हुआ, साइटोप्लाज्म बड़ा हो गया, लेकिन न्यूक्लियस तो उतना ही बड़ा है। क्योंकि चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं। न्यूक्लियस थोड़ा वैसे इधर बनना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब ग्रोथ में यहाँ क्या होगा, मैंने कहा न्यू ऑर्गेनेलीज आ जाएंगी, न्यू ऑर्गेनेलीज आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्जी बॉडी, ये सब, ठीक। लिख लो इसको, लिख लो इसे, हो गया, हटा दे। अब सुनिए ध्यान से मेरी बात, ये चीज़ मैं लिखाऊंगा नहीं, ये चीज़ मैं बोल देता हूँ, अगर काम की लगे, वैसे काम की है, लिख लेना, थोड़ा सा जी नॉट के बारे में बताऊंगा। अब देखिए, जीवन से निकलने के बाद सेल को के पास ऑप्शन होता है, उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो वो डेड हो जाए, या तो वो जी नॉट फेज में चली जाए, या तो वो एस फेज में चली जाए। अगर एक बार वो एस फेज में एंटर कर गई, तो आगे उसे G2 में ही जाना है, वहां से M में ही जाना है, वहां से वापस जो है ऐसी साइकिल चलेगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस, कि एक बार G1 से निकल के S में वो चली गई तो फिर वो G2 में ही जाएगी, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है इस तरह से। और दूसरा क्या है, वो जी नॉट फेज में चली जाए। जी नॉट फेज में कब जाएगी, जब मान लो कि जरूरत नहीं है उतनी ज्यादा, कुछ टाइप की सेल्स होती हैं जो कि जी नॉट फेज में चली जाती। अब ये सर जी नॉट फेज क्या होता है, बता रही हूँ। जी नॉट फेज क्या होता है, जी नॉट फेज में, उस फेज में सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होती है, लेकिन वो एक तरह से देखा जाए सेल साइकिल को एग्जिट कर चुकी होती है। सेल साइकिल को एग्जिट करने का मतलब वो जो है प्रोसेस, यानी कि जो एंजाइमेटिक प्रोसेस है उसके बहुत स्लो हो जाते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस बहुत स्लो हो जाते हैं, एकदम अपने आप को रेस्ट फेज में ले आती है, कुछ डिवीजन नहीं करती है, बस पड़ी रहती है चुपचाप, जहाँ पे किसी टाइप का ग्रोथ नहीं होता है वहाँ पे। लेकिन ये क्वेश्चन नीट पे आया था कि इस जी नॉट फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव, तो एक्टिव होगी सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है। तो यहाँ से क्या है, जी नॉट फेज में, यहाँ से एक फेज लिख लो, जी नॉट फेज, जी नॉट फेज में जो सेल होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव, लेकिन सेल साइकिल को एग्जिट कर चुकी होती है, ठीक है। मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, एग्जिट सेल साइकिल, ठीक है। सेल ग्रोथ अकर्स, सेल ग्रोथ नॉट अकर्स,
नॉट अकर, ठीक है, यानी कि प्रोलिफरेट नहीं कर रही, नॉट प्रोलिफरेट, ठीक है, प्रोलिफरेट नहीं कर रही। अब देखो, अब मैंने कहा कि सेल जो है वो एंटर कर गई एस फेज में, ठीक है, मैंने शायद बोला सर, हाँ एक चीज़ ध्यान से सुनना, सॉरी ध्यान से सुनना एक चीज़, सेल जब G1 फेज से एंटर करती है उसके पास 3 ऑप्शन कौन कौन से, सेल परमानेंट हो जाए, मेरी बात ध्यान से सुनियो, मैंने शायद डेड बोल दिया या जो भी है उसको देख लेना, ठीक है, वो नहीं, फिर से सुनियो, सेल या तो परमानेंट हो जाए, या एस फेज में चली जाए, या G0 फेज में चली जाए, या सेल साइकिल को एग्जिट कर दे, ये 3 होते हैं, ठीक है। ये मेरे ध्यान में होता क्या ना, पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी होता है कि एकदम से कुछ माना स्किप सा हो जाता है, फिर कुछ भी बोल देते हैं बीच बीच में, तो वो चीज़ होता है, कभी कभी होता है वो चीज़, ठीक है। आगे चालू करते हैं इस फेज में। एस फेज को क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, सिंथेटिक फेज, सिंथेटिक फेज कहते हैं, सिंथेटिक, सिंथेसिस, सिस क्या बोल रही है, ऐसा क्या बोल रहे हो आप, हो जाता है यार, सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज, इसमें क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस होती है, डीएनए सिंथेसिस, ठीक है, डीएनए सिंथेसिस। अब डीएनए जो है खुलता है, डीएनए यहाँ पे खुलता है, नहीं खुलता कैसे है वो बता रहा हूँ मैं, डीएनए जो है, लेकिन देखिए यहाँ पे डीएनए खुलता है, ये सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, डीएनए यहाँ पे पैक्ड है क्रोमैटिन के फॉर्म में, किस फॉर्म में पैक्ड है, क्रोमैटिन के फॉर्म में, तो क्रोमैटिन के फॉर्म में डीएनए पैक्ड है, यहाँ क्या है, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन के फॉर्म, यानी डीएनए जब पैक होता है तो फेजेस से मतलब पैक होके क्रोमैटिन होता है, उसका डीएनए कंडेंस फॉर्म क्रोमैटिन है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाएगा तो क्रोमोसोम बन जाएगा, थोड़ा सा मतलब कुछ कंडेंस होता है, आगे जब और पढ़ेंगे और चैप्टर्स उसमें डिटेल में है ये चीज़, ठीक है, माइक्रो सब में जो 12th के चैप्टर्स हैं उन सब में, ठीक है, तो क्रोमैटिन बनता है, और ये क्रोमैटिन ओपन होता है, तो सबसे पहले यू क्रोमैटिन खुलता है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन में भी क्रोमैटिन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है यू क्रोमैटिन और एक होता है हेटेरोक्रोमैटिन। यू क्रोमैटिन का मतलब क्या होता है, यू क्रोमैटिन मतलब वो डीएनए का पोर्शन जो लाइटली कंप्रेस्ड है, ठीक है, वो क्रोमैटिन का पोर्शन या वो डीएनए का पोर्शन जो कि लाइटली कंप्रेस्ड है, वो यू क्रोमैटिन। फिर फेज आता है और ज्यादा कंप्रेस होता है हेटेरोक्रोमैटिन, फिर फेज होता है जब और ज्यादा डीएनए कंडेंस होता है, वो कंडेंस होकर बन जाता है क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये जो पार्ट से डीएनए कंडेंसेशन होता है कि डीएनए पहले धागा होता है, हमें पता है एक सिंपल धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो कंडेंस होकर अपना, क्योंकि न्यूक्लियस जो है छोटा सा है, हमने बताया न्यूक्लियस छोटा सा है और उसमें फोल्ड करके रखना पड़ेगा डीएनए को, तबड़ा डीएनए ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते, तो डीएनए को क्रोमैटिन के फॉर्म में करते हैं, यूक्रोमैटिन, फिर और ज्यादा कंडेंस करते हैं हेटेरोक्रोमैटिन, फिर और ज्यादा कंडेंस जो कि केवल डिवीजन के टाइम पे होता है उसे बोलते हैं क्रोमोसोम के फॉर्म में, ठीक है। मैं कहूँगा डीएनए ओपन होता है, यहाँ पे लिख देते हैं डीएनए नीड टू ओपन एंड फर्स्ट यू क्रोमैटिन डिवाइड, ठीक है, इसको नेक्स्ट पॉइंट पे लिखते हैं, ठीक है, फर्स्ट यू क्रोमैटिन डिवाइड, यू टू डिवाइड, फर्स्ट यू क्रोमैटिन डिवाइड, ठीक है, देन हेटेरोक्रोमैटिन, देन ठीक है। ये तो हो गई न्यूक्लियस में बात। अब साइटोप्लाज्म में भी एक चेंजेस होता है, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको बोलते हैं सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम मिलेगा, ठीक है, सेंट्रोसोम, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म सेल डिवीजन के टाइम में ये हेल्प करता है, क्योंकि ये पोल्स में जाता है और फिर पोल से फाइबर्स निकलते हैं, फाइबर्स
वो फाइबर्स निकलते हैं, उस धागे जैसे स्ट्रक्चर निकलते हैं जो कि क्रोमोसोम पे आके क्रोमोसोम पे लगते हैं, फिर वो आगे चल के सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, वही ऐसे पुल आउट करते हैं, तो 2 पोल्स पे जाते हैं क्रोमोसोम। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है सेंट्रोसोम, ठीक है। इसमें बाउंड्री नहीं होती, ऐसे हम बना रहे हैं तो लग रहा बाउंड्री है, नहीं तो इसमें कोई लेयर नहीं होती, मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, प्रोटीन से बना होता है ये भी। अब देखो तुम्हें बात समझ में आ रही होगी, जो जीवन फेज में हमने कनेक्ट किया था कि यार ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होती है, प्रोटीन्स बनते हैं, क्यों बन रहे हैं वो यहाँ सिंथेसिस फेज में साफ दिखाई दे रहा है कि यार क्रोमैटिन की डीएनए डिवाइड करना है हमें, उसके लिए कई सारे प्रोटीन लगते हैं, कई सारे और एंजाइम्स वगैरह, कुछ एंजाइम्स कह रहा हूँ सॉरी, कई सारे प्रोटीन्स वगैरह लगते हैं, ठीक है। तो वो लगेंगे और यहाँ पे इसको भी तो डिवाइड करना है, सेंट्रोसोम को, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। गेट डिवाइड, गेट डिवाइड कहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ पे सर, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और एक चीज बनती है इसमें, हिस्टोन भी डबल हो जाता है, हिस्टोन ऑल्सो गेट डबल, ठीक है, हिस्टोन ऑल्सो गेट डबल। सर हिस्टोन क्या होता है, पता होगा तुझे, लेकिन बता देता हूँ। देख, डीएनए में नेगेटिवली चार्ज होता है, इस नेगेटिव चार्ज डीएनए को आपस में कंबाइन करने के लिए इसमें कुछ हिस्टोन की बेसिक प्रोटीन्स भी होती है, ठीक है। कुछ बेसिक प्रोटीन्स होती है हिस्टोन की, जिसके ऊपर रैप करता है डीएनए, जो कि लगी हुई होती हैं, ठीक है। हिस्टोन ये यूक्रोमैटिन में देखने को मिल जाता है, हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। बेसिक प्रोटीन होते हैं, नहीं पॉजिटिवली चार्ज भी कह सकता है, वो भी डबल हो जाता है। तो कहाँ डबल हो रहा है, हिस्टोन लिख ले से कायदे से, हिस्टोन, ठीक है। कहाँ डबल हो रहा है, ये हो रहा है न्यूक्लियस में, हिस्टोन, क्रोमोसोम सॉरी क्रोमोसोम, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल डबल हो रहा है साइटोप्लाज्म में, हेट्रो और ये हेट्रोक्रोमैटिन सॉरी, डीएनए कहाँ डबल हो रहा है, न्यूक्लियस में, डीएनए भी डबल हो रहा है क्योंकि न्यूक्लियस में है, ठीक है। तो लिख लो इतना, फिर आगे पढ़ाते हैं। डिलीट कर दे यार, इसको एक चीज़ बना लो यार, एक चीज़ रुको, एक सेकंड रुको रुको, ये डायग्राम और बना भाई, सिंगल तो दिखा दिया, डबल तो भी तो दिखा उसको बना ले, नहीं तो जीवन भर कंफ्यूज ही रहेगा। बना ले इसे, बना ले इसे, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, रब करें, ठीक, चल। अब पढ़ते हैं G2 फेज। G2 फेज क्या होता है, गैप बिटवीन, हमने पढ़ा था S फेज और F फेज का गैप होता है, इसमें भी कुछ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होते हैं, बेसिकली ट्यूबुलिन प्रोटीन बनाने के लिए। ट्यूबुलिन प्रोटीन स्पिंडल फाइबर, वही जो बताया ना मैं, धागा जैसा स्ट्रक्चर, वो बनाता है। और देख लेते हैं इसको भी जल्दी से, ठीक है। ये तो मिटा दे, इसकी जगह ये बना दे, सेल साइकिल ये वाला पार्ट ये बना दे, ठीक। G2 फेज, तो इसमें क्या कह सकते हैं हम, गैप बिटवीन S एंड M फेज, ठीक है। इस फेज में क्या होगा, ऑर्गेनेलीज, कुछ ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड डबल होंगी, ठीक है। सम ऑर्गेनेलीज
like mitochondria and plastids get doubled। ठीक है, ये हो गया। दूसरा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन यहाँ पे होता है, यहाँ पे भी, और ट्रांसलेशन होता है क्या करने के लिए? सिंथेसिस ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या बनाता है? ये सेल है, ठीक है, ये सेल में ये जो है ये सेंट्रोसोम है, और इसमें से स्पिंडल फाइबर निकलेंगे। ये स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर, ये क्या है? स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। ये किसके बने होते हैं? ये स्पिंडल फाइबर ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। और साइटोप्लाज्म तो इंक्रीज हो ही रहा है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज है, ठीक है। लिख लो इसे।